इस चुड़ैल की कहानी मोहिना को जानने के लिए सारे एपिसोड्स जरूर सुने और फिर यहां वापस आए। कहानी आगे। कनक एक झटके से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। इधर उधर देखता है लेकिन कोई भी उसको दिखाई नहीं पड़ा। अचानक उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। ओह, इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है? कहीं भैया की कॉल तो नहीं? ये कहते हुए वो तेजी से कमरे के अंदर मेज की तरफ लपकता है जिस पर उसका मोबाइल रखा हुआ था। जब तक वो मोबाइल उठाता है तब तक फोन कट जाता है। वो मोबाइल को दोबारा उसी जगह पर रख देता है। ओह, दरवाजा तो खुला ही छोड़ दिया मैंने, अभी से बंद करता हूं। ये कहते वो दरवाजे को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर उस काली बिल्ली पर पड़ती है जो अब उसी के साथ कमरे में खड़ी थी। अचानक बिल्ली मियाओ मियाओ करती हुई कनक की तरफ बढ़ती है और उसके पैरों से लिपटने लगती है। कनक इससे पहले कि बिल्ली को खुद से दूर करता, उस बिल्ली ने अपनी नुकीली दांतों को निकाल लिया और कनक की पैंट को अपने मजबूत जबड़ों से जकड़ लिया। कनक अब सहम गया कि कहीं वो काली बिल्ली अपने नुकीले दांतों से काट ना ले। अब वो बिल्ली कनक की पैंट को जबड़े से फाड़ते हुए उसे बाहर की तरफ खींचने लगती है। ये देखकर कनक बोलता है, ओह, लगता है ये कुछ कहना चाह रही है। चल ठीक है, तू कहां ले जाना चाहती है? ये कहते ही कनक उसके साथ साथ घर के बाहर आ जाता है। जैसे ही अपने दरवाजे से बाहर निकलता है वो बिल्ली उसकी पैंट छोड़कर आगे आगे चलने लगती है। कुछ कदम अकेले चलने के बाद बिल्ली अपनी जगह पर रुक जाती है और पलटकर कनक की तरफ देखती है और फिर बोलती है, मियाओ मियाओ। बिल्ली की इस तरह की अजीब हरकत से कनक बोल पड़ता है, ओह, लगता है ये बिल्ली मुझे कहीं और ले जाना चाहती है। इसके पीछे चलकर एक बार देखना ही चाहिए, शायद कुछ बताना चाह रही हो। ये कहते वो आगे बढ़ने लग जाता है। काली बिल्ली भी अब आगे बढ़ने लग जाती है। लोहे की सीढ़ी से दोनों नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरते ही बिल्ली उस गेस्ट हाउस के कोने वाले कमरे में बने लोहे के दरवाजे पर अपने पंजे रगड़ने लग जाती है। ओह, ये काली बिल्ली इस दरवाजे पर भला क्यों अपने पंजे रगड़ रही है? कहीं ये जो बताना चाह रही है उसका इस कमरे से तो कोई संबंध नहीं हो ना हो। अब मुझे इसके अंदर जरूर जाना चाहिए। जैसे ही वो उस लोहे के दरवाजे के समीप आता है थोड़ा परेशान होता है और फिर बोलता है, अरे, इस दरवाजे की कुंडी पर तो मोटा सा ताला लटका पड़ा है, इसे कैसे खोला जाए? इधर उधर नजर दौड़ाने पर कनक को थोड़ी दूर ही एक हथौड़े जैसा दिखने वाला कोई औजार मिल गया। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद वो ताला कुंडी समेत नीचे गिर गया। कनक ने दरवाजे पर जोर लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लगता है ये दरवाजा सालों से बंद होने की वजह से जकड़ गया है, मुझे पूरा जोर लगाना होगा। कनक 10 कदम पीछे हटा और बिजली की फुर्ती से दौड़ता हुआ दरवाजे को धक्का लगाता है। अगले ही पल धड़ाम से वो लोहे का दरवाजा खुल जाता है। धड़ाम की आवाज से वो सुनसान जगह गूंज उठती है। दरवाजा खुलने के बाद अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। कनक भाग के अपने कमरे से टॉर्च लेकर आता है और उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है। यह तो बहुत ही अजीब सा कमरा है। एक तो छोटा सा कमरा और ऊपर से ना इसमें कोई खिड़की ना ही कोई रोशनदान मौजूद है। इसमें सिवाय मकड़े के जाले के कुछ नहीं है। आखिर इस तंग कमरे के बनाने की वजह क्या हो सकती है? यह खुद में बड़बड़ाता हुआ टॉर्च के प्रकाश से उस कमरे के सूक्ष्म निरीक्षण में लग जाता है। थोड़ी देर में जब उसे कुछ समझ नहीं आता, वो जैसे ही बाहर निकलने को होता है कि अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे, ये काली बिल्ली किधर गई? कहीं ये दरवाजे की आवाज से डर के बाहर तो नहीं भाग गई? तभी उसे वो बिल्ली
उसी कमरे के एक कोने में नजर आती है, जो अपने पंजे जमीन में बार बार रगड़ रही थी। वो लपक कर उस तरफ जाता है। वहां जाते ही बिल्ली अपनी जगह से हट जाती है। कनक वहां हाथ लगाता है तो देखता है कि एक बहुत पुरानी कालीन बिछी हुई है। काफी वक्त तक बिछे होने की वजह से उसके ऊपर धूल मिट्टी ने परत बना ली थी और इसका पता लगाना बेहद मुश्किल था कि यहां कालीन बिछाई हुई है। कालीन से मिट्टी हटाने के बाद कनक एक छोर से पकड़ना आरंभ करता है और उसे गोल गोल लपेटते हुए एकत्रित करने के बाद एक कोने में रख देता है। ओ माय गॉड, ये क्या बला है? भला इतना पतला ढक्कन यहां होने का क्या मतलब हो सकता है? नहीं 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 नहीं, कहीं कोई अनजान खतरा मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा। खैर, अब जो भी हो, इसका जवाब तो मुझे इसे हटाने के बाद ही पता लगने वाला है। ये कहते ही लोहे के ढक्कन को उठा देता है। उस ढक्कन को उठाते ही जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वो बेहद ही चौंक जाता है। वहां से 24 बाई 24 इंच का आयताकार गड्ढा था, जो कि कहीं जाने का रास्ता जैसा लग रहा था, जिसमें केवल एक ही इंसान घुस सकता था। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने इष्ट देव को याद किया और टॉर्च जलाते हुए अंदर घुसने लगा। उसने जैसे ही अपने पैर रखे, उसे एहसास हुआ कि उसका पांव किसी सीढ़ी पर पड़ा है, जो अंदर किसी गहराई की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लगभग 20 से 25 सीढ़ियां उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका पांव किसी धरातल पर है। अपने मुंह से टॉर्च निकालते हुए चारों तरफ प्रकाश फैलाकर देखता है तो आश्चर्यचकित रह जाता है। अंदर बहुत ज्यादा स्पेस था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तहखाना या गुप्त भवन हो। अंदर का तापमान बेहद ही ठंडा था। अंदर अजीब सी बदबू ने नाकों में दम कर दिया था। एक हाथ से अपने नाक को दबाते हुए और दूसरे हाथ से टॉर्च को लिए आगे की तरफ बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे कुछ चीज चमकती हुई प्रतीत होती है। वो वहां समीप जाकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहां कुछ औजार रखे हुए थे जो कि मिट्टी खोदने के काम आते हैं, जैसे फावड़ा, गेती, कुदाल और सब्बल। उन सभी औजारों का हत्था लकड़ी का बना हुआ था। छूने और देखने से साफ पता लग रहा था कि वो किसी के खून से सने हुए थे। उन औजारों को जैसे ही उठा कर देखता है तो वहां उसे किसी के कपड़े के होने का एहसास होता है। टॉर्च को साइड में रखने के बाद वो उन कपड़ों को उठाता है। ये तो किसी 17-18 साल की लड़की का कपड़ा लगता है। ओह, इसके कपड़े को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन ये याद क्यों नहीं आ रहा है। सफेद रंग का सूट था जिसके नीचे का आधा हिस्सा बेहद सुर्ख लाल रंग से लिप्त था। उस रंग को देखते ही कनक भय से 2 कदम पीछे हट जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और सांसें चढ़ने लगती हैं। शायद उसे कुछ याद आ जाता है और बोल पड़ता है, नहीं 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 नहीं, ये तो खून से सना हुआ सूट है। ये सूट तो उस दिन मैंने मोहिना की आत्मा को पहने हुए देखा था। हाँ, ये तो हूबहू सेम टू सेम है, लेकिन इस कपड़े का यहां होने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ साहब, ये मेरा ही कपड़ा है। उन 5 दरिंदों ने मुझ अबला की इज्जत तार तार किया और मुझे जान से मारा है। अचानक ये आवाज कहीं से आती है, जिसे सुनते ही कनक के तोते उड़ जाते हैं और घबराते हुए कहता है, कौन? बोलते क्यों नहीं? कौन है यहां? देखो, जो भी है सामने आ जाओ। कहीं तुम मोहिना तो नहीं?
देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ साहब, मैं मोहिना ही हूं। ये कहते ही फिर से वही भयावह हंसी से वो तहखाना गूंज उठता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रही हो? बोलो, आखिर मेरा क्या कसूर? कनक ये कहते ही थर थर कांपने लगता है। उसके ये कहते ही वो अदृश्य आवाज फिर से आने लगती है, बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था। मैं तो अपने बूढ़े मां बाप की इकलौती सहारा थी, लेकिन मैं उन दरिंदों के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। साहब, आप ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर? बोलो साहब, मेरा क्या कसूर? देखो, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें न्याय के साथ मुक्ति भी दिलाऊंगा। बस थोड़ा सब्र रखो और मेरी बात। अभी कनक आगे कुछ कहना चाहता था, तभी मोहिना की आत्मा बोल पड़ी। साहब, मेरे मां बाप ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें भी नहीं बख्शा गया? गरीब होना पाप होता है क्या साहब? बोलो, बोलो ना। देखो मोहिना, मुझ पर विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन किसी की जान लेना ये कहां का इंतकाम है? तुमने अब तक 11 जानें ली हैं, क्या तुम्हें यह सब शोभा देता है? कनक ने उस अदृश्य आत्मा को शांत करवाने की कोशिश की। उसकी ये बात सुनते ही वो और तेज ठहाके मार मार के हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, क्या साहब, आप इंसानों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। झूठ, ये सफेद झूठ है, मैंने 11 लोगों को मारा है। मुझे मारने के बाद भी मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हारा कैसे यकीन कर लूं? तुम जो कह रही हो वो सच ही कह रही हो। यहां तो सभी यही जानते हैं कि यहां बिस्ट गेस्ट हाउस में जो भी रहने आया है उसको तुमने ही सभी 11 लोगों को मौत के घाट उतारा है। साहब, आपको बहुत जल्द सच्चाई का पता चल जाएगा कि उन 11 लोगों को मैंने ही मारा है या आप मेरे 12वें शिकार बन जाते हो। ये कहते ही मोहिना साक्षात अपने स्वरूप में आ जाती है। उसका चेहरा उसके लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था। वही सफेद कपड़ा उसके जिस्म के ऊपर था जिससे अभी थोड़ी देर पहले कनक का सामना हुआ था। वो हवा में जमीन से 2 फीट ऊपर थी। मोहिना का जिस्म वहीं अपनी जगह हवा में लहरा रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ कनक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे, जिसे देखकर कनक की हृदय गति बहुत ही तेज हो गई और वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो लाख कोशिशों के बावजूद अपने जिस्म को हिला तक नहीं पाता। वो वहीं जड़ हो गया था जैसे किसी पत्थर की मूरत हो। वो अपनी ही मदद करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था। उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की और बोला, प्लीज मोहिना, मुझे मत मारो। मैंने तो हमेशा तुम्हारी मदद ही करनी चाहिए। मुझे यहां से जाने दो, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। लेकिन मोहिना के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता और उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब वो अपने दोनों हाथ से कनक का गला किसी बलि के मुर्गे की तरह दबोच लेती है। क्या मोहिना कनक को जिंदा छोड़ देगी? क्या कनक मोहिना को इंसाफ दिला पाएगा? क्या होगा अभी आगे?